नमस्कार, हॉट टॉपिक में आपका स्वागत है। मैं हूं अखिलेश शर्मा। क्या पूर्व चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर कांग्रेस में शामिल होने वाले हैं? कल दिल्ली में गांधी परिवार से उनकी मुलाकात के बाद इन अटकलों ने जोर पकड़ लिया है। सूत्रों के अनुसार कल की बैठक में सोनिया गांधी, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा तीनों ही मौजूद थे। हालांकि ये पहली बार नहीं है जब उनकी प्रशांत किशोर से मुलाकात हुई है। अधिक जानकारी के लिए चलते हैं हमारे ग्रुप एडिटर श्रीनिवासन जैन के पास। श्रीनिवासन, ये जो अटकलें चल रही हैं दिल्ली के राजनीतिक गलियारों में कि प्रशांत किशोर कांग्रेस का दामन थाम सकते हैं, कितनी सच्चाई है इनमें? क्योंकि हम ये भी सुन रहे थे कि शायद पंजाब में जो गतिरोध बना हुआ है उसको लेकर चर्चा हो रही है। ये भी कहा जा रहा था कि शरद पवार राष्ट्रपति के उम्मीदवार हो सकते हैं साझा विपक्ष के, इसलिए भी चर्चा हो रही है। लेकिन अब कहा जा रहा है कि वो कांग्रेस में भी शामिल हो सकते हैं। जी अखिलेश, तो जहां तक हमने ये खबर बल्कि कल रात को ब्रेक किया था एनडीटीवी पे, तो एक या दो चीजें बिल्कुल साफ हैं। एक तो ये है कि प्रशांत किशोर का जो बातचीत जो कांग्रेस के साथ चल रहा है वो ये कुछ प्रदेश के जो चुनाव हैं, चाहे पंजाब हो या उत्तर प्रदेश हो, उससे जुड़ा हुआ नहीं है। जो हमें बताया गया वो ये था कि उनकी बातचीत कुछ बड़े स्तर पे हो रही है। अंग्रेजी में कहा गया समथिंग बिगर, तो कुछ बड़े स्तर पे बातचीत हो रही है। और जैसे आपने कहा कि हमें यह भी खबर मिली कि ये पहली मीटिंग नहीं है कि जब ये सारे लोग मिले, क्योंकि कल जब मीडिया ने इसको रिपोर्ट किया था तो इस आसार से किया था कि पहली बार प्रशांत किशोर राहुल गांधी और प्रियंका गांधी से मिल रहे हैं। लेकिन हमारे सूत्रों ने बताया कि वो कई बार पहले से मिल चुके हैं। तो अगर इन दोनों चीजों को जोड़ा जाए कि कुछ बड़ी बात हो रही है और ऐसे कई मीटिंग्स हो चुके हैं, इससे ये साफ पता चलता है कि प्रशांत किशोर कांग्रेस में कोई बड़ी भूमिका निभाने के लिए गांधी परिवार से बात कर रहे हैं। अब वो क्या भूमिका एग्जैक्टली है ये पूरी तरह से साफ नहीं है। क्या वो औपचारिक तौर से कांग्रेस पार्टी ज्वाइन करेंगे, उनको कोई वहां बड़ा पद दिया जाएगा, या किसी और तरीके से वो कांग्रेस के 2024 चुनाव में भाग लेंगे, ये सारी डिटेल्स वर्कआउट हो रही हैं। लेकिन एक आध चीजें साफ हैं कि एक तो प्रशांत किशोर डायरेक्टली कांग्रेस में कोई बड़ी रोल के लिए बात कर रहे हैं, और वो रोल किसी प्रदेश चुनाव के लिए नहीं है। वो 2024 इलेक्शंस में कोई कांग्रेस के साथ बड़ी भूमिका निभाएंगे, ये हमको इंडिकेशन मिल रहा है। लेकिन संक्षेप में वासु ये जानना चाहेंगे कि जब पहले कांग्रेस के साथ उन्होंने काम किया तो अनुभव अच्छा नहीं रहा। 2017 का उत्तर प्रदेश का चुनाव था जिसमें कि अखिलेश यादव को, राहुल गांधी को साथ लेकर के आए थे। कहा गया था कि यूपी के दो लड़के, लेकिन उसके बाद दोनों का ही रास्ता अलग हो गया। कांग्रेस की भी वो कई बार आलोचना कर चुके हैं कि ये 100 साल पुरानी पार्टी है, इसका हम क्या करें। बिल्कुल अखिलेश, इसी वजह से ये मीटिंग्स काफी अहमियत रखती हैं और तभी ये बड़ी खबर बन गई। क्योंकि जैसे आपने कहा कि पहले जब एक ही मात्र वक्त जब प्रशांत किशोर ने कांग्रेस के साथ काम किया, वो एक्सपीरियंस दोनों के लिए अच्छा नहीं रहा। प्रशांत किशोर ने कई बार क्रिटिसाइज किया है कांग्रेस को, लेकिन प्रशांत किशोर का ये भी पॉइंट क्लियर है कि वो 2024 में कौन चुनौती दे सकता है बीजेपी को, उसी किस्म के फॉर्मेशन के साथ वो जुड़ना चाहते हैं। उन्होंने पहले ही कह दिया था कि थर्ड फ्रंट और फोर्थ फ्रंट में बिलीव नहीं करता, वो बीजेपी को किसी तरह से चैलेंज नहीं कर सकते। सिर्फ एक पार्टी चैलेंज कर सकती है नेशनल लेवल पे, और वो है कांग्रेस। इसी वजह से हो सकता है कि कांग्रेस और उनकी बात छिड़ गई। जो हमारे सूत्रों ने बताया कि ये वेस्ट बंगाल चुनाव के बाद ये बातें स्टार्ट हो गई। हालांकि बीच में भी कांग्रेस और प्रशांत किशोर, खासकर गांधी परिवार और प्रशांत किशोर के साथ बातचीत इनफॉर्मली चलती रही। लेकिन ये जो दायरा है ये वेस्ट बंगाल चुनाव के बाद स्टार्ट हुआ, और लगता है कि कहीं ना कहीं प्रशांत किशोर को भी लगा कि एक बहुत बड़ी चैलेंज है मेरे लिए कि अगर वो कांग्रेस के साथ काम करके कांग्रेस को टर्न अराउंड करें, क्योंकि वही एक फोर्स है जो बीजेपी को हरा सकती है। और दूसरा, कांग्रेस की जो टॉप फैमिली है शायद वो भी ये सोच रही है कि कांग्रेस की जो हालात है, जिस तरह से पार्टी दिन बर दिन पीछे चलती जा रही है, शायद प्रशांत किशोर को ही लाके पार्टी को टर्न अराउंड किया जा सके। शायद यही वजह है कि जो दो लोग जो कभी बीच में उनके बीच में एक तरह से एक डिवाइड आ गया था, अब वो दोबारा साथ आए हैं। लेकिन अखिलेश, ये बात हम क्लैरिफाई करना चाहते हैं कि आगे जाके क्या होगा अभी क्लियर नहीं है। हमें यह बताया गया कि मीटिंग्स अभी भी चल रही हैं, तो जब तक ये डील फाइनल नहीं हो जाती, इसका क्या अंतिम जो क्या रूप लेगा ये कहना इस वक्त मुश्किल है। बिल्कुल श्रीनिवासन जैन, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और ये भी देखना होगा कि जो ग्रुप 23 है कांग्रेस पार्टी का, वो इस पर क्या रिएक्ट करता है अगर प्रशांत किशोर कांग्रेस पार्टी में शामिल होते हैं। कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस नेता राहुल गांधी और पार्टी से जुड़े सांसदों ने आज रक्षा मामलों की संसदीय समिति की बैठक से वॉकआउट कर दिया। यह खबर सूत्रों के हवाले से आ रही है। रक्षा मामलों की कमेटी की इस बैठक में सीमा से जुड़े मुद्दों पर चर्चा होनी थी। हमारे सहयोगी हिमांशु शेखर हमारे साथ जुड़ रहे हैं इस खबर पर चर्चा करने के लिए। हिमांशु, क्या अधिक जानकारी है?
हिमांशु, अगर आप मुझे सुन पा रहे हैं, आपसे समझना चाहूंगा कि किस बात को विरोध किया है राहुल गांधी ने, कांग्रेस के अन्य सांसदों ने किस बात को लेकर वॉकआउट किया है संसदीय समिति से? देखिए, जो डिफेंस मैटर्स पे, जो रक्षा मामलों पे जो संसदीय समिति थी, उसकी एक बैठक थी आज 3 बजे और उसका जो औपचारिक एजेंडा था वो कैंटोनमेंट बोर्ड्स था। और जब बैठक शुरू हुई तो कुछ देर बाद राहुल गांधी ने ये सवाल उठाया कि 3 बार कैंटोनमेंट बोर्ड्स पर चर्चा हो चुकी है, रक्षा से जुड़े और भी बहुत सारे महत्वपूर्ण और संवेदनशील मसले हैं जिसमें राष्ट्र हित जुड़ा हुआ है और उन मसलों पर भी स्टैंडिंग कमेटी में चर्चा होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि चीन के साथ सीमा पर जो स्थिति है इसकी समीक्षा भी होनी चाहिए बैठक में। उन्होंने कहा कि अफगानिस्तान में भारत के बिल्कुल करीब पड़ोस में तालिबान एक बार फिर से अपने पैर पसार रहा है, मजबूत हो रहा है। ये सभी ऐसे मामले हैं जिससे भारत का सामरिक हित जुड़ा हुआ है और इन मसलों पर भी चर्चा होनी चाहिए। सूत्रों ने हमें ये भी बताया कि जब उन्हें इस बात की अनुमति नहीं मिली, जब चेयर तैयार नहीं हुए और उन्हें ये बताया गया कि कैंटोनमेंट बोर्ड जो है वही ऑफिशियल एजेंडा है इस बैठक का, तो उससे राहुल गांधी और जो दूसरे कांग्रेस के सांसद थे वो बहुत नाराज हुए और उन्होंने अपना विरोध आज बैठक में जताया। जी, शुक्रिया आपका हिमांशु इस तमाम जानकारी के लिए। बात कर लेते हैं अगले साल उत्तर प्रदेश में होने वाले विधानसभा चुनाव की, जिसमें बीजेपी ने कमर कस ली है। एक तरह से बीजेपी के प्रचार अभियान की शुरुआत कल प्रधानमंत्री के वाराणसी दौरे से होने जा रही है। पीएम मोदी कल वाराणसी जाएंगे। विकास परियोजनाओं में तेजी के लिए 100 दिनों का एक्शन प्लान तैयार किया गया है। ये हम काशी की बात करें, जो कि उनका संसदीय क्षेत्र भी है। कल से बीजेपी की उत्तर प्रदेश इकाई भी सक्रिय हो जाएगी। लखनऊ में बीजेपी पदाधिकारियों की 2 दिनों की बैठक कल से शुरू हो रही है। पहले दिन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बैठक की अगुवाई करेंगे, जिसमें पार्टी के पदाधिकारी मौजूद रहेंगे। उसके बाद शुक्रवार को प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक बुलाई गई है, जिसे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा संबोधित करेंगे। धीरे धीरे जो और पीएम मोदी ने एक ट्वीट भी किया है। उन्होंने कहा है कि कल 15 जुलाई को मैं काशी में 1,500 करोड़ से ज्यादा के विकास कार्यों का उद्घाटन करूंगा। ये सारे काम काशी और पूर्वांचल के लोगों की जिंदगी अधिक आसान बनाएंगे। देश के 48 लाख केंद्रीय कर्मचारियों और करीब 65 लाख पेंशनधारियों के लिए एक राहत की खबर आज आई है। भारत सरकार ने महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी पर रोक हटा दी है। महंगाई भत्ता भी 17% से बढ़ाकर 28% कर दिया गया है। ये 1 जुलाई से लागू होगा। करीब 1 करोड़ केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशन धारकों को ये 28% महंगाई भत्ता मिलेगा। केंद्र सरकार ने एक बड़ा निर्णय आज लिया है। उसमें केंद्र सरकार के कर्मचारियों को डीए और पेंशनर्स को डियरनेस रिलीफ इसकी बहाली करने पर निर्णय किया गया है। डीए की दर जो पहले 17% थी, उसमें 11% की और वृद्धि करके कुल मिलाकर 28% इसको किया गया है। पिछले 1.5 साल से महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी पर लगी रोक को कैबिनेट ने बुधवार को हटाने का फैसला किया। कोरोना महामारी और पहले लॉकडाउन के दौरान मोदी कैबिनेट ने 23 अप्रैल 2020 को महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी पर रोक लगा दी थी, जिसे अब हटा लिया गया है। बुधवार को कैबिनेट ने तय किया कि सरकारी कर्मचारियों और पेंशनधारियों का महंगाई भत्ता मौजूदा 17% से बढ़ाकर 28% किया जाएगा। इसका फायदा करीब 48 लाख सरकारी कर्मचारियों और 65 लाख पेंशनधारियों को मिलेगा। यानी करीब 1 करोड़ 13 लाख परिवार इस फैसले से लाभान्वित होंगे। इसको 1 जुलाई 2021 से लागू किया जाएगा और इस प्रस्ताव, ये जो हमने निर्णय किया है, इससे जो हमारे सरकारी कर्मचारी हैं, पेंशनर्स हैं, उसको लाभ भी मिलेगा। यानी पिछले 1.5 साल का महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी का जो एरियर है वो नहीं दिया जाएगा। बढ़ी हुई महंगाई के इस दौर में महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी करीब 1 करोड़ 13 लाख केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशनधारियों के लिए राहत की खबर जरूर है, लेकिन कोरोना महामारी के दौरान सरकार को गंभीर आर्थिक संकट से जूझना पड़ा है। सरकार की राजस्व की कमाई घटी है और इस वजह से सरकार ने पिछले 1.5 साल का एरियर नहीं देने का फैसला किया है। दिल्ली से प्रेम सिंह के साथ हिमांशु शेखर, एनडीटीवी इंडिया।
19 जुलाई से शुरू हो रहे संसद के मानसून सत्र से पहले बीजेपी ने केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल को राज्यसभा में नेता सदन बनाया है। इससे पहले थावरचंद गहलोत इस जिम्मेदारी को निभा रहे थे। उन्हें हाल ही में कर्नाटक का राज्यपाल बनाया गया है। नए कैबिनेट विस्तार में पीयूष गोयल वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के अलावा उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय और कपड़ा मंत्रालय का प्रभार संभाल रहे हैं। उधर कांवड़ यात्रा की अनुमति देने के फैसले पर सुप्रीम कोर्ट ने कड़ा रुख अख्तियार किया है। सुप्रीम कोर्ट ने आज कहा कि देश के नागरिक हैरान हैं कि आखिर ये हो क्या रहा है। कोरोना संकट के बीच कांवड़ यात्रा पर सुप्रीम कोर्ट ने स्वतः ही संज्ञान लिया है और इसके बाद उत्तर प्रदेश और केंद्र सरकार को नोटिस जारी किया। सुप्रीम कोर्ट ने उत्तराखंड सरकार से भी जवाब मांगा है। उन्होंने कहा कि हम जानना चाहते हैं कि संबंधित राज्यों का रुख क्या है। सुप्रीम कोर्ट ने इस पर जल्द जवाब देने को कहा। 16 जुलाई को मामले की सुनवाई होगी। 25 जुलाई से कांवड़ यात्रा निकलने वाली। आपको बताएं कि उत्तराखंड इस यात्रा को रद्द कर चुका है, लेकिन उत्तर प्रदेश ने कहा है कि कुछ जगहों पर एहतियात के साथ ही यात्रा निकालने की अनुमति दी जाएगी। और हर टॉपिक में इतना ही। देखते रहिए NDTV इंडिया।